क्योंकि कई लोगों को ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है कि दे आर सो कन्फाइंड इन देयर डिसीजंस, यानी वो एक फ़ैसला लेना भी चाहें, अगर आगे बढ़ना भी चाहें, उनके सामने इतने सारे फैक्टर्स हैं कि वो कभी कभार अपने आप को एक कठपुतली की तरह महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी, उनकी एजेंसी, उनकी फ्रीडम कई हवालों से कर्टेल्ड है। और ऐसे आपको कई लोग नज़र भी आएंगे जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल का ये लेवल कि एक इंसान वाकई अपने आप को एक कठपुतली महसूस करने लगे कि उसके जज्बात, उसकी अपनी ख़यालात की कोई अहमियत ना हो। उसको बताया जा रहा हो कि इस वक्त तुमने ऐसे महसूस करना है, अगर ये वाक़या हुआ है तो तुमने कैसे सोचना है उसके बारे में भी, ये भी अगर कंट्रोल किया जा रहा हो, दैन यू आर राइट टू परहैप्स बिलीव एंड अस्यूम दैट यू आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ पपेट। लेकिन ऐसी सिचुएशंस कहाँ अराइज करती हैं, अपनी एजेंसी को कैसे असर्ट करना है। अगेन वी आर गोइंग टू गो अराउंड टू द टॉपिक ऑफ बाउंड्रीज, हाउ डू यू सेट बाउंड्रीज। आज जो हमारा पैनल है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दुआ इकबाल, हु इज़ अ माइंडसेट कोच। थैंक यू वेरी मच दुआ फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हसन आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर दुआ आपसे ये सवाल करूं कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स जब ख़ास तौर पे एडोलेसेंस में पहुंचते हैं लोग, और टीनेज रेबल्स के तौर पर उनको देखा जा रहा होता है, उनके मुंह से आप ये जुमला ज़रूर सुनेंगे कि उनको ऐसा महसूस होता है कि दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ पपेट। ये फीलिंग्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती हैं? ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिद्रा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आई थिंक हम सब में अवेयरनेस अब हो जानी चाहिए ताकि हम अपने रिलेशनशिप में थ्राइव कर सकें। सो आपका जो सवाल है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है हमारे चाइल्डहुड से। व्हेन वी सी आवरसेल्व्स अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें बोलते हैं कि ऐसा करो, लाइक सलाम करो, उनसे इस तरह से मिलो। वहाँ से हमारी पीपल प्लीजिंग स्टार्ट हो जाती है, हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं और हम अपने आप को बहुत बैक एंड पे रखते हैं, हम दूसरों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू हो जाते हैं, दूसरों को खुश करना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है और वो हमें फिर गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है अगर हम नाउ एट दिस स्टेज ऑफ आवर लाइफ अगर हम अपने लिए कुछ स्टेप लें, अपने लिए अपना ख्याल रखें, अपने लिए बोलें, तो फिर वो हमें सेल्फिशनेस लगने शुरू हो जाती है रादर देन अ बाउंड्री। या यानी आपको लगता है कि अपने लिए जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, अगर उसमें दूसरों की खुशी शामिल नहीं होगी, उनकी अप्रूवल नहीं होगी, वैलिडेशन नहीं होगी, तो यू बिकम ऑन अ वेरी वेरी ट्रिकी ग्राउंड। यानी आपको लगता है आपने सबके जज्बात को कंट्रोल करना है। हसन, आप क्या कहेंगे इसमें, जो ये फीलिंग है कि आई फील लाइक अ पपेट, क्या इसको सही इसी अंदाज में समझाया जा सकता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ पीपल प्लीजिंग? सिद्रा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने शो में आने का, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका आज के हवाले से। और बिल्कुल हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको पपेट की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये एक पूरी जो है वो बाकायदा तौर पे एक माइंड सेट है, एक पूरी एक्सरसाइज है, जिस तरह लोगों को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम इसके लिए जहन साजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो गलत नहीं होगा। बाकायदा तौर पे लोगों की जहन साजी की जाती है, किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है, कैसे आपने अपना नैरेटिव जो है वो सामने वाले के दिमाग में इंजेक्ट करना है, और कैसे जो है वो आपने उसको इन्फ्लुएंस करना है कि वो आपके हिसाब से चले और आपकी बात को जो है वो सच समझने लग जाए। तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है, तो इस चीज़ के अंदर बड़ा इजाफा होता जा रहा है। और अब जो है वो डिजिटल दौर है, तो हम देख रहे हैं कि भाई डिजिटल मैनिपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों का माइंड कंट्रोल करना जो है वो बड़ा जो है आसान हो चुका है। अगर इसके लिए अगर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बाकायदा तौर पे इस्तेमाल की जाती है लोगों को, जहन लोगों का जो इमोशंस हैं उसके साथ आपने कैसे प्ले अराउंड करना है ये देखा जाता है। और ख़ास तौर पे अच्छा, आप इसकी अगर पूरी एक दुनिया मुझे मिसाल मिलती है हसन, कि अगर हम ये देखें, एक तो मेरी दरख्वास्त होगी मेरे तमाम स्पीकर्स से कि अगर अपना जवाब मुख्तसर रखें सो वी कैन इंटरैक्ट मोर। मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम जवाब आप लोग एक ही सवाल के बाद दे देते हैं। सो व्हाट आई रियली वांटेड टू कम टू वाज कि अगर आप लोगों को नोटिस करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से लोग हैं जो आपको इस हद तक कंट्रोल करना चाहेंगे और उनकी ये ख्वाहिश कहाँ से जन्म लेती है। यानी दुआ, एक तो वो शख्स है जो यानी ये महसूस कर रहा है कि यार उसको एज अ पपेट ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन व्हाई इज़ इट दैट पीपल ऑल्सो स्टार्ट वांटिंग दैट काइंड ऑफ अ कंट्रोल। यानी किसी भी शख्स के अंदर ये चाह क्यों होती है कि दूसरे शख्स को वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करे?
सिद्रा देखें, इसमें सबसे पहले कि हमारी ईगो को बहुत बूस्ट मिलता है। हम बहुत ही पावरफुल फील करते हैं। पावर एक्सरसाइज करके, लोगों को कंट्रोल करके हमें हमारी ईगो को बहुत बूस्ट मिलता है। सबसे पहले हम अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं और हम अपने हिसाब से चीज़ें कंट्रोल करना शुरू करते हैं। बट अगर इसको बहुत ही जूम करके और बहुत ही गहराई से देखा जाए तो इसमें जो है वो हमारी अपनी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत कंट्रोल करने की लोगों को आदत है, और हम माइक्रो मैनेज करना बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं लोगों को। वो फिर अगेन इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर आवर सेल्फ एज़ वेल, और हमारे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए वहाँ से फिर हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। वहाँ से फिर हमारे दूसरे स्ट्रेसेस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बेसिकली वो इंटरनल है, इंटरनली आपको बूस्ट मिलता है और फिर आप जो है वो चीज़ एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, और एक ये हैबिट है, हैबिट पैटर्न है। या अच्छा, यानी एक तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ईगो की वजह से ही होता है। हसन, कई लोग इसको इस तरह भी देखते हैं कि इतने ज़्यादा कंट्रोल करने की चाहत बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रॉम इनसिक्योरिटीज़, कि अगर आप इस मामले में इनसिक्योर हैं कि लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे या लोग आपको धोखा दे देंगे या लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तब भी आपकी बहुत ख्वाहिश होगी कि आप उनको कंट्रोल करें। इज़ दिस ट्रू? देखें सिद्रा, ये तमाम तर जो मामला है वो इमोशनल डिपेंडेंसी का है कि सामने वाला शख्स जो कि कंट्रोल हो रहा है किसी इंसान से, वो किसी ना किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट होना चाहता है। उसके अंदर खुद इतनी जो है वो विल पावर नहीं होती, उसके अंदर इतनी डिसीजन मेकिंग नहीं होती, और उसकी एक जो है वो ब्रॉटअप उसका ऐसा हुआ होता है कि वो इमोशनल डिपेंडेंट होता है। और जब जो लोग, सामने वाला जो बंदा जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो देखता है, वो आपको पूरा परखता है कि किस तरीके से जो है वो आपकी एक नेचर है, किस तरीके से आपका माइंड सेट है। जैसे हमने बात करी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो आपको पूरा परखा जाता है, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, और उस हिसाब से जो है वो आपको मैनिपुलेट किया जाता है। आपके लिए उस तरीके से जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। इसके अंदर जो है वो आप, लेकिन हसन, ये भी एक इंसानी फितरत है कि आप यकीनन जब साथ रहते हैं या किसी से ताल्लुक़ बनाते हैं तो देयर इज़ एक जज्बाती लगाव तो होगा। तो मुझे ये मैं समझने से कासिर हूँ, आई थिंक वी ऑल नीड टू हैव अ कॉन्वर्जेसन अराउंड इट, कि जब हम ये महसूस करें कि आपकी जो जज्बाती लगाव है वो आपके ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इसके उसूल क्या होते हैं और इस चीज़ से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से क़त्ए ताल्लुक़ हो जाएं, उनसे एक इमोशनल बॉन्ड ना बनाएं, लेकिन अपने जज्बात को अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। क्या वजह है कि लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको लगे कि आपका जज्बाती लगाव, आपका इमोशनल बॉन्ड आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। आयला, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी, बिकॉज़ यकीनन समबडी यू हैव एन इमोशनल बॉन्ड विद, वो आपके दिल के करीब होता है, आपके साथ, आपका हो सकता है दिन में काफ़ी टाइम उनके साथ गुजरता हो, दे डेफिनेटली हैव अ पावर ओवर द वे दैट यू थिंक। तो उस पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सिद्रा, हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर कोई हमारे दिल के करीब है और हमसे करीब है, तो even if somebody is close to us, they can still hurt us, and therefore it's very important to hold firm boundaries. बिल्कुल सही। Anything else you want to elaborate on that? That was quite direct. Yeah. So basically, अगर मैं आपको एक मिसाल से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई इंसान है जो आप, मतलब it could be a partner, it could be a friend, जो कि he or she is trying to control you, तो वहाँ पे you always have to say कि this is not okay with me, or I cannot do this. Like somebody is asking you for a favor that you're not okay with, then you can always say I can't help you with this, or I can't do what you're asking me to उस say. वक्त हमें हिचकिचाहट क्यों होती है, यानी ये बात एक्सप्रेस करने में आयला हमें मुश्किल क्यों महसूस हो रही होती है? यानी हमें ऐसा लगता है कि वी फील गिल्टी, वी फील शेमफुल, हम एम्बैरेस्ड फील कर रहे होते हैं किसी को ये बताने में कि भाई मेरा ये नहीं दिल चाह रहा करने को, या ये मेरी मर्ज़ी नहीं है। तो इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि समटाइम्स इट्स ओके टू डिसअपॉइंट पीपल, इवन द वंस दैट आर क्लोज टू अस। तो हर टाइम पे हर कोई नहीं खुश हो सकता आपसे, या आपको यू कैन नॉट बी ऑन द सेम पेज, यू कैन हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स ओके, एंड इन टाइम थिंग्स विल गेट बेटर व्हेन यू हैव गुड बाउंड्रीज. इट्स एक्चुअली गुड फॉर द रिलेशनशिप बिकॉज इट काइंड ऑफ सेट्स द टोन फॉर व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट्स नॉट एक्सेप्टेबल.
सो आई थिंक हमारे कल्चर में सिखाया बिल्कुल ये सही। जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट बुरी बात है या आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए लोगों को. सो पीपल अराउंड यू विल डिसअपॉइंट यू एंड यू विल डिसअपॉइंट अदर पीपल अराउंड यू. सो यू नो बाउंड्रीज एक्चुअली इज़ अ गुड थिंग for you and for the other person and for the relationship. And if somebody is being manipulative, it's hard क्योंकि आप बाउंड्री सेट करेंगे तो जी। बैकलैश आएगा and it's hard to you know deal अच्छा, वो with कौन से लोग disapproval होते and हैं, ये सवाल backlash. अगर मैं हसन की तरफ लेके जाऊं, हसन क्या कहेंगे वो कौन से लोग होते हैं जिनके लिए इस तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन से निकलना मुश्किल होता है, उनके क्या कॉमन ट्रेट्स हैं? देखिए सिद्रा, जो विक्टिम होता है स्पेशली उसके साथ प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल डिपेंडेंसी का बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पर जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर जो है वो हम रहते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़े जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं घरों के अंदर। ख़ास तौर पे उसमें फाइनेंशियल मैनिपुलेशन भी है, उसके अलावा जो है वो ब्लैकमेलिंग भी है। आपको ट्रैप इस तरीके से किया जाता है बातों के ज़रिए कि आपको लगने लग जाता है कि मैं बिल्कुल कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और सामने वाला जो है वो शायद सही कर रहा है। तो आप अपने जो आपका जो ओपिनियन होता है मैनिपुलेटर का, वो उस पर बड़ा डोमिनेटिंग होता है और वो आपको बड़ा एक सबमिसिव जो है वो ट्रीट करता है, जिसकी वजह से जो है ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। और हम देखते हैं एक खास जो बात जो आपने जो सवाल किया, पीपल आर वेरी मच लाइक दे आर नॉट वेल एक्नॉलेज्ड अबाउट द थिंग्स अराउंड। उनको पता नहीं होता कि क्या बात हसन, हो रही इसको है, मैं किस थोड़ा सा हवाले से कंटेस्ट हो रही है। करूंगी। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जितने लोग इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे होते हैं या जिनको ये एहसास होता है, देखिए आपका सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा होता है, आपका सिस्टम आपको ये बता देता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। अंदर ही अंदर आपको उस पर या तो गम महसूस आप कर रहे होते हैं, गुस्सा महसूस कर रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं इन फीलिंग्स से जोंच रहे होते हैं कि अगले बंदे को आपका एहसास क्यों नहीं है। सवाल मेरा ये है कि जब आप अकेले होते हैं, जब आप तन्हा होते हैं, तो आप शायद इरादा भी कर लेते हैं कि यार अब ये नहीं चलेगा, ये अगर मेरे साथ इमोशनल मैनिपुलेशन हो रही है, मुझे इतना बुरा फील होता है कोई भी उनकी बात मानने के बाद, तो मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। या कई लोग जो थेरेपिस्ट या काउंसलर्स के पास जाते हैं, उनके साथ बैठकर भी ये बात वाजे कर लेते हैं कि अच्छा नो मोर, मैं जाऊँगा और मैं दो टोक उनको ये बात कह दूँगा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन दुआ फिर भी ऐसे लोग बार बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्या इरादा पक्का नहीं होता, या जो मैनिपुलेटर है उसको आपकी कोई कमज़ोरी पता होती है? आपने क्या नोटिस किया? तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे वो होता है डर। कुछ बोलने से पहले अपने अंदर वो डर महसूस करना, क्योंकि इतने टाइम से वो चीज़ कंडीशन हो चुकी होती है, इतनी रीइंफोर्स हो चुकी थी हमारे अंदर कि हमें अपने आप के लिए बोलने में सबसे पहले डर महसूस हो रहा होता है। लोग हमें जज करेंगे, हमें समझेंगे कि हम सेल्फिश हैं, हमारे हम ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले डर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बाउंड्री सेट करने में हमें रोक रहा होता है। दूसरी चीज़ लो सेल्फ दुआ, एस्टीम मैंने एंड ये लो भी सेल्फ वर्थ। नोटिस किया है। जी जी जी, अच्छा, इसमें मैंने ये भी नोटिस किया है कि ऐसे लोग, या जैसे आप सिचुएशन में होते हैं ना, शुरू में शायद उनका रवैया आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से बहुत मुखलिस हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब इन्होंने आपको मैनिपुलेट करना होता है तो वही सारी तवज्जो, वही सारी मोहब्बत जो आप पे निछावर हो रही होती है, उसको रोक लिया जाता है। तो इसके अंदर यानी अक्सर साइंटिफिक डेटा अब ये कहता है कि आपका जहन बिल्कुल एक नशई, एक एडिक्ट की तरह उस वक्त एक्ट कर रहा होता है, बिकॉज आपको वही मोहब्बत, वही तवज्जो वापस चाहिए होती है, तभी आप अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर भी इनकी बात मान लेते हैं। मैं चाहूँगी कि ये एंगल आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा समझाएं। बिल्कुल सिद्रा, इसमें बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। इसमें एक चीज़ जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट, हमारी लोगों से अटैचमेंट वो इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे डेवलप होना शुरू हो जाती है रिलेशनशिप में। और जो अटैचमेंट है फिर या तो वो एंग्शियस होती है, या वो सिक्योर होती है, या वो अवॉइडेंट होती है। उसकी बेसिस पे ये जो है वो हमारी अंदर ये ट्रेड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और अटैचमेंट को अगर हम बहुत ही डीप जाकर देखें तो वो अगेन हम जिस तरह से मॉडल करते हुए सीख रहे होते हैं बचपन से, अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द टीचर्स को देख रहे हैं, हमें डांट दिया जाता है, तो वो मेरे ख्याल से जो है वो अटैचमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल भी है कि हम इनकंसिस्टेंसी के साथ भी अटैच हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी के भी साथ अटैच हो जाते हैं बहुत ही जल्दी।
तो इन अदर वर्ड्स ये कहना बड़ा आसान होगा कि जिन लोगों में ये फीलिंग आती है ना कि मैं पपेट की तरह या एक कठपुतली की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी अपनी कोई वक़्त नहीं है, आयला क्या ये कहना सही होगा कि उनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स ये होते हैं कि वो बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं? हो सकता है वो बहुत तन्हा हो, जब आप लोनली होते हैं तब आप ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पावर दे देते हैं, यानी एक तरह की बेबसी या हेल्पलेसनेस आप फील करते हैं जिसकी वजह से अगले लोगों को आपके ऊपर इतना कंट्रोल मिल जाता है। यस सिद्रा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू पुट इट इन अ नाइस वे। बिल्कुल ऐसा होता है कि अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें अगर हम कॉमन ट्रेट्स की बात करें तो सेल्फ डाउट एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि आप देखेंगे, या अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूजन होना, या राइट एंड रॉन्ग के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी के अंदर एक ग्रे एरिया होना कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। और जो सेल्फ डाउट की जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ देयर। then some people are dependent, some people do not have exposure जिसमें उन्होंने independently अपने लिए चीज़ें की हों, then this is a very common ground। या कोई ऐसी चीज़ हो जो vulnerability आपकी हो, या कोई insecurity हो और जो सामने वाला person है उसको वो पता चल जाए, तो that can also be used against the person। and then these are a few common traits जिसमें हम बात करते हैं हेल्पलेसनेस की। अच्छा हसन, ये सवाल आपसे करूँगी क्योंकि अक्सर ख़वातीन अपने आप को इस सिचुएशन में घिरा हुआ पाती हैं जहाँ उनको लगता है कि उनके हस्बैंड्स या उनकी घर का कोई शख्स या कोई अथॉरिटी फिगर उनके ऊपर इतना वाज़े कंट्रोल रखता है। तो ख़वातीन ने पिछले कई सालों में हम देखते हैं कि हर शोबा ज़िंदगी में बड़ी तरक्की भी की है। एकेडमिकली हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज कहता है कि ये बड़ी स्मार्ट हैं, और हर अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें उसमें ख़वातीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये तमाम तर IQ उनके EQ में क्यों नहीं ट्रांसलेट हो रहा? क्योंकि आपने भी एक इमोशनल क्वोशंट की, इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पर जिक्र किया था, और ख़वातीन तो हैं ही बड़ी जज्बाती, ये क्यों नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही? देखिए, ख़वातीन के साथ मसला ये है कि एक तो वो जज्बाती होती हैं, फिर उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को लेके जो है वो बड़ा ज़्यादा सोचती हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी डिपेंडेंट होती हैं अपने थॉट्स को लेके एट टाइम्स, और उनको चाहिए होता है कि वो किसी से कुछ सुने और किसी के साथ शेयर करें, एक्सप्रेसिव होती हैं। तो जब ये तमाम तर चीज़ें होती हैं तो सामने वाला जो मैनिपुलेट आपको कर रहा होता है वो फौरन भाप लेता है कि यार ये मेरा जो है वो विक्टिम बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, और मैं इसके ऊपर जो है वो तमाम तर कंट्रोल ऑफ पावर जो है वो हासिल कर सकता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि जो मैनिपुलेटर होता है वो विक्टिम को पूरा जो है वो भाप लेता है, वो देख लेता है कि इसकी क्या चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, ये मैनिपुलेट भी आपको फौरी तौर पे करने नहीं लग जाता, पहले वो आपको देखेगा, आपकी शख्सियत देखेगा, आप कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, उसके बाद जो है वो मैनिपुलेशन का अमल बाकायदा तौर पे शुरू होता है। और अच्छा, इसमें हसन, क्योंकि आप इसको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे बताएं कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? जैसे आपने खुद कहा कि फौरी तौर पे आपको कोई कंट्रोल नहीं करने लगेगा, क्योंकि उस वक्त तो आपके एंटेनास खड़े हुए होते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा कि यार ये मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा है। और ये आदि कैसे बनाते हैं, यानी और उस वक्त किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए? यानी हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो पोटेंशियली ये ख़तरा बन सकता है कि ये कल को मुझे कंट्रोल करेगा या मुझे मैनिपुलेट करेगा, इनके रेड फ्लैग्स क्या होते हैं शुरू में? देखिए सतरा, जब कोई भी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जब वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं तो यकीनन जो है वो एक दूसरे से सवालात किए जा रहे होते हैं, आप पूछ रहे होते हैं, इफ एंड बट्स जान रहे होते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है। लोग पर्सनल सवाल भी जो है वो आपसे पूछते हैं। तो आपने अपनी एक बाउंड्री को सेट करना है कि मैंने सामने वाले को जो है वो कितनी चीजें जो है वो बतानी है, और मैंने कितनी जो है वो इसको अपनी इमोशनल, अपनी पर्सनल चीजें जो है इससे डिस्कस करनी है और शेयर। तो आपने पॉइंट आउट किया जी, आपने पॉइंट आउट किया टुवर्ड्स ओवर शेयरिंग, यानी शुरुआत में जब आपका रिश्ता या ताल्लुक शुरू हो रहा है, हम इतनी बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने बारे में हर चीज़ एक खुली किताब की तरह दूसरे को बता देते हैं, तो उसके पास एक रेडीमेड डेटा आ जाता है। यही सवाल मैं लेके जाऊंगी दुआ और आयला के पास। आयला, और क्या मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं, और कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें नज़र में रखना चाहिए? अब जैसे अगर हम पार्टनर सिलेक्शन की बात करते हैं तो कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे होते हैं कि अभी रिलेशनशिप के शुरू में ही अगर आपका पार्टनर आपसे ये कह रहा है कि यू हैव टू स्टॉप मीटिंग फ्रेंड्स, या आपने यू कैन स्टडी मोर, यू शुडंट गो आउट मोर, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हर इंसान का राइट होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये सब चीज़ें करे और सोशलाइज़ करे और अपनी चीज़ों को परसू करे। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि अर्ली ऑन रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा
जो है वो एकदम से आपको अप्रिसिएशन मिले और एकदम से विड्रॉल हो जाए। एक फिनोमेना होता है ब्रेड क्रम्बिंग जिसको हम कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो आपको एक्नॉलेजमेंट देते हैं, यू कीप लुकिंग फॉर इट, और बहुत थोड़े से पोर्शन में वो आपको देते हैं और फिर विड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। ओके, आपको अच्छा खासा अल्लाह ताला ने बाशऊर इंसान बनाया है, लेकिन जो भी शख्स आपको मैनिपुलेट करना चाहेगा वो यकीनन आपकी थिंकिंग को रद्द कर कर आपके अंदर ये शक का बीज बोएगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी सलाह देना शुरू करेगा जो हो सकता है आपके फ़ायदे में ना हो। मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसे लोगों का जो एक तरीका होता है, दुआ आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस, इज़ कि वो जो हरकत करते हैं और उसके ऊपर अगर आपका एक रिएक्शन आता है, एक रद्द अमल आता है, तो वो सारा का सारा फोकस आपके रद्द अमल के ऊपर ले जाते हैं और वो इस बात को बिल्कुल ही तय नज़र करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट कि उन्होंने वो क्या हरकत की थी जिसके बाद आपको गुस्सा आ रहा है, या आप जज्बाती महसूस कर रहे हैं, या जब आप हसास महसूस कर रहे हैं। इस तरह के अक्सर लोग आपको कहेंगे कि रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है, या तुम तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक्ट कर रही हो। क्या ये एक मेजर रेड फ्लैग है? आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सिद्रा, एब्सोल्युटली दिस इज़ अ मेजर रेड फ्लैग। और यहाँ पे जब हम शुरू से बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की और इमोशनल कंट्रोल की, तो यहाँ पे जब हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रखते और वो सही से बात अंडरस्टैंड नहीं करते, लाइक द मीनिंग बिहाइंड दैट कमेंट, या उस पूरे इंटायर बात के पीछे क्या मतलब हो सकता है, जब हम उसको गौर से नहीं सुनते तो फिर हम वी एंड अप फॉलोइंग इन दैट पिट। तो इसमें एब्सोल्युटली दिस इज़ अ रेड फ्लैग। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमें नोटिस करना चाहिए वो ये भी नोटिस करना चाहिए कि दे क्रिटिसाइज, बट देयर इज़ अ क्रिटिसिज्म एज डिसगाइज्ड हेल्पफुल एडवाइसेस और हेल्पफुल सजेशंस, और उसके पीछे वो जो है वो उनकी डिसरिस्पेक्ट या मैनिपुलेशन छुपी होती है। बट हम जो है वो बहुत जल्दी जजमेंट फॉर्म करना शुरू हो जाता है, या और हमें शायद कहीं ना कहीं उस तरह के एक सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि अगर आप तन्हा हैं या आपका वो वाला खाना खाली है, यानी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती, या आप फील करते हैं कि यार मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आपको वो एडवाइस उस वक्त ऐसी लग रही होगी कि यार ये तो मेरे कोई दर्द पे मरहम लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो सबसे बड़े हमारे खैर ख्वाह हैं, सबसे बड़े हमारे वेल विशर हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप नोट करें कि या तो वो आपके पास्ट फेलियर्स को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे, कि वो फिर आपको सेकंड गेस होना शुरू हो जाएगा अपने डिसीजन के बारे में कि क्या मैं सही फ़ैसला कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा। ये स्लाइट चीज़ें वो ऐड करना शुरू हो जाते हैं, एकदम से नहीं होता। अगेन बहुत ही माइनर लेवल पे शुरू होता है और फिर वो एकदम से बहुत बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत ही स्टार्ट से इसको नोटिस करने की ज़रूरत होती है। कैसे नोटिस कर सकते हैं? एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि हमें बहुत बोलने का शौक़ भी होता है। हम सुनते कम है, हम बोलते ज़्यादा हैं। जब हम सुनने की सलाहियत भी पैदा करेंगे तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई कह रहा है तो वो क्या कह रहा है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो उनसे सवाल करें, सवाल करना भी बहुत अच्छी यहाँ पे ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एब्सोल्युटली दुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आयला आपके पास लेके जाऊँगी कि इनकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी शख्स दुनिया में एक इतना चालाक नहीं है कि वो आपको हमेशा बेवकूफ़ बना सके, या जिसको लॉ की किताबों में डिटेक्टर्स हमेशा कहते हैं ना कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्राइम। तो ये सब कुछ आपकी नज़रों के सामने होता है, लेकिन जब आपका वो सहर और उनके ऊपर से ये जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से आंखों के सामने जो पर्दा होता है वो हटता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो हमेशा से ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये शख्स कितना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसके ख़ुद रवैये कितने टॉक्सिक हैं, इसका असर मेरे ऊपर कितना नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो क्या ये लोग बहुत शातिर होते हैं या हम बेवकूफ़ होते हैं? What is happening over there? आप इसको कैसे समझाएंगी लोगों को? देखिए, इट गोज़ टू बोथ वेज, ठीक है। जो मैनिपुलेटर होता है वो गैस लाइटिंग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे कि आपने जैसे कहा ओवर सेंसिटिव, मे बी यूर ओवर रिएक्टिंग, oh you know somebody in the office passed a comment about your body and then they were like, oh you know learn to take a joke। तो वो सेल्फ डाउट वहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो मैनिपुलेटर जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने कहा गैस लाइटिंग, जैसे हमने पार्टनर्स में ब्रेड क्रम्बिंग का जिक्र किया, तो ये सब चीज़ें कि टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये मैनिपुलेटर के भी एंड पे होता है, और जैसे आपने कहा कि कोई पर्सन है जो विक्टिम बन रहा है, अगर वो इफ़ द पर्सन इज़ डेस्परेट टू फाइंड अ पार्टनर, इफ़ द पर्सन इज़ डेस्परेट टू फाइंड अ फ्रेंड, तो ये उनकी भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने जस्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप और जस्ट टू बी हैव अ फ्रेंड, दे वुड जस्ट गो विद इट कि जो भी अवेलेबल है आप उस फ़ौरन अवेलेबिलिटी पे नहीं जाएं, एंड देन डू योर ड्यू डिलिजेंस कि आपने ओवर शेयरिंग नहीं करनी है शुरू में,
आपकी क्या कहते हैं अपनी थॉट पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। अगर ये चीज़ें लो हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है और सेल्फ डाउट हाई है, तो ये दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन बी एन ईजी टारगेट। तो दोनों तरफ से ही चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली even very strong people in their very vulnerable moments can fall victim to it. So it's not a generalization, but there are certain patterns that we can identify. Acha, this is very interesting what you just mentioned. I know there's a caller waiting, लेकिन I just wanted to complete that thought. हसन, आप क्या कहेंगे कि कई दफ़ा जब हम बेवकूफ़ बन रहे होते हैं बहुत अरसे से और फाइनली हम इतनी हिम्मत पैदा करते हैं कि हम उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाते हैं, बहुत अरसे तक लोग इस दुख, इस तकलीफ़, इस शर्मिंदगी में रहते हैं कि मैंने ये अपने साथ होने क्यों दिया। एंड आई रियली लाइक जो आयला ने भी बात कही कि आप अपने आप को इतना ब्लेम मत करें। ये बेहतरीन और सबसे इंटेलिजेंट और बड़े समझदार लोगों के साथ भी हो जाता है, लेकिन हाँ, आप थोड़ी एहतियात ज़रूर बरतें। तो ये जो शेम और गिल्ट है कि हम बहुत अरसे तक तो किसी को बताते ही नहीं है कि यार ये मेरे साथ ऐसा हो रहा था। जब अपने पेरेंट्स को भी जाके आप बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, तो उनका पहला सवाल भी ये होता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो शेम और गिल्ट और उस शर्मिंदगी से कैसे निकलें? अच्छा, सबसे पहले तो सदरा मैं आपको एक चीज़ बड़े वाज़े करूँ, क्योंकि हमने भी बड़ी सारी स्टोरीज कवर की हैं। जो इमोशनल मैनिपुलेशन है, ये एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है। मैनिपुलेशन स्टार्ट यहाँ से होती है और उसके बाद ये एक बड़ी जानलेवा चीज़ साबित हो जाती है बाज़ औक़ात जाके, और ये दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन से शुरू होता है, फिर ये सफ़र जो है वो फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की तरफ जाता है, और एट टाइम्स जो है इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और हमने बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोगों को देखते हैं कि वो इमोशनली इतना मैनिपुलेट हो जाते हैं किसी के नैरेटिव को लेके कि वो अपनी जान तक जो है वो उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बड़ी देखने की ज़रूरत है, और लोगों को इससे निकलना चाहिए। सबसे पहले आपको नो बोलना सीखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप जिस नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं, क्या आया वो नैरेटिव सही है या गलत है। आपको उसके बारे में एक्नॉलेज्ड होना चाहिए, आपको उसके बारे में देखना चाहिए। उस शख्स के बारे में जो है वो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए लाजमी तौर पे, कि जो सामने वाला मैनिपुलेटर है जिसके आप विक्टिम बन रहे हैं, कि उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से ताल्लुक रखता है, आया वो बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा, और वो इस बात पर खुद अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा जो मैनिपुलेटर होते हैं वो विक्टिम्स को क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो एक चीज़ ऐसी है आपको बता रहे हैं जिस पर वो खुद अमल नहीं कर रहे, लेकिन आपसे अमल करवाना चाह रहे हैं। तो आपने अपनी आंखें दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट